हे गाइस, हाय, वेलकम टू दी 5 का पंच सीरीज, जहां पर हमने ऑलरेडी साउंड चैप्टर और वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के 5 सबसे इंपॉर्टेंट 5 मार्क के सवाल कर लिए हैं। और आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का, जिससे आप सबको सबसे ज्यादा डर लगता होगा। देखो यार, मैं हर सेशन में आपको बता चुका हूं कि फिजिक्स से आपको एक सवाल जरूर आएगा 5 मार्क्स के। तो हमने सोचा क्यों ना मैं आपको 5 सवाल दे दूं पांचों चैप्टर्स के, तो कुल मिलाकर हो जाते हैं 25। तो मैं आपको 25 गुना सवाल दे रहा हूं, तो आप समझ सकते हो कि भाई इसके बाहर तो आ ही नहीं सकता है किसी भी चैप्टर से कोई भी सवाल। ठीक है, तो वेलकम टू दिस सेशन पीपल, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट रैंक प्लस। कैसे चल रही है बच्चों जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरो शेरनियों, एंड अ वेरी वेरी बिग हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। आई होप आप सबने फोड़ना शुरू कर दिया है इस साल के पहले ही दिन से, और फोड़ते रहोगे। ठीक है बच्चों, तो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। आप सबको हमारे हर सेशन का जो नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इंस्टाग्राम चैनल पे भी, और लिंक हमारा है डिस्क्रिप्शन में, दोनों का। जाइए, मजे करिए और सीधा आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। अच्छा लगता है तो मेक श्योर कि भाई आप लाइक करो, वीडियो में कमेंट करो, अपना प्यार छोड़कर जाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को और इस वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल के साथ। और पहला सवाल है 5 मार्क्स का आपके सामने। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्या है बता, इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ सवाल नोट डाउन ना करें, आप ये भी नोट डाउन करिए किस टॉपिक से आ रहा है वो, क्योंकि मैंने वही इंपॉर्टेंट टॉपिक से सवाल दिए हैं जो टॉपिक्स आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे गारंटीड। तो समझ लो कि आज बेटा पेपर लीक हो रहा है सीबीएसई क्लास 9 का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है भाई कि हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप जानते हो, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहती है, उसका डेरिवेशन क्या कहता है। हम जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहती है दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट ये रहा और मान लीजिए एक और ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, इस चीज का जो मास है, इसका मास है कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर का। ठीक है, तो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, जो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि मासेस के मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप देखोगे 1/r² हो जाता है ना। अगर आप इनको जोड़ देते हैं तो बन जाता है F is proportional to mm/r², जहां पर F becomes equal to कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/r²। आपको लग रहा होगा यहां तक लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, आपको यहां पे इसके बाद लिखना होगा G। यहां पर क्या है भाई, G है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। करेक्ट है बेटा, ये है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। सही बात है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, सही बात है कि नहीं। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी आपको लिखनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये लिखोगे तभी जाकर आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, यहां तक आपको करना है डिराइविंग दी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। यहां तक करोगे तब जाकर आपको यहां पर जितने 3 मार्क्स मिलने चाहिए तभी 3 मार्क्स मिलेंगे। अब जो दूसरा सवाल आप देखोगे ये 2 मार्क्स का होगा क्योंकि 5 मार्क्स का है। अब ये पैटर्न को देखिए, सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी आएगा और न्यूमेरिकल इसके ऊपर फॉर श्योर आएगी। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हो तो एक प्रॉपर 5 मार्क का सवाल बन जाता है कि अच्छा, पहले देख लिया कि बच्चों को डेरिवेशन आता है कि नहीं, दूसरा देख लिया बच्चों को फॉर्मूला आता है कि नहीं, अब तीसरा देखेंगे बच्चों को फॉर्मूला में वैल्यूज डाल के जवाब निकालना आता है कि नहीं। ठीक है, तो वो हो जाता है आपका आज का बी वाला पार्ट। ठीक है, तो चलो बी वाले पार्ट को करते हैं। क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 10 kg एंड 20 kg। ठीक है, आपके पास यहां पर 2 मासेस हैं, एक आपका है 10 kg का और दूसरा है 20 kg का, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर का। अब आप फॉर्मूला लगाओगे, जवाब निकालोगे, है कि नहीं। तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या, अगेन कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/r²। ये फॉर्मूला अभी हमने यही निकाला। अब इसमें आप वैल्यूज डाल दोगे, G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। ओके, अब कैपिटल M कितना है, 10 है, ठीक है, और स्मॉल m कितना है, 20 मान लो। अच्छा, मतलब उल्टा कर दो, कोई इशू नहीं है। डिवाइड बाय r, r कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, देखो 2 को स्क्वायर करना मत भूल जाना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, शायद आपने भी किया होगा, किया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई r का स्क्वायर करना मत भूल जाना, फॉर्मूला में स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया वहां पर। ठीक है, अब आप निकालिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, 4 एक बार, 4 5 बार। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगी 6.67
इंटू 10 इंटू 5 50 इंटू 10 पर -11 जो ये बच गया था। ठीक है, अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, किसको 6.67 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो 66.7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू आ जाए। क्यों? क्योंकि मैंने एक जीरो इसको दे दिया, तो 66.7 आप अपने हिसाब से मल्टीप्लिकेशन कर लो यार। 7 5 35 3 कैरी 6 5 30 33 3 कैरी 30 33। ठीक है, तो ये हो गई वैल्यू। सो 333.5 आपकी वैल्यू हो जाती है, 330.5 आपकी वैल्यू हो जाती है इंटू 10 पर -11। अगर इसको थोड़े और अच्छे से लिखना है तो हमेशा एक डेसिमल पॉइंट से लिखना। सो 3.335 इंटू 10 पावर -9 न्यूटन लिखकर आप जवाब दे सकते हैं। 3.335 टू 10 पर -9 न्यूटन, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। एक डेसिमल में लिखोगे ना तो देखने में भी और सही तरीका भी लिखने का यही होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आगे? फोड़ दिया तो पहला 5 मार्क्स आपको मिल चुका है। बल्ले बल्ले बोलो कमेंट सेक्शन में, चलो फोड़ते रहे। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड सवाल की तरफ, आ जाओ। ठीक है, अब सेकंड सवाल कहां से आ रहा है सबको यहां पर दोबारा नोट करना है। पहला सवाल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से था, सेकेंड सवाल कहां से है? सुपर हॉट क्वेश्चन है। सवाल क्या है? एक्सप्लेन व्हाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ये आपको भी प्रूव करना है, और ये कौन सा टॉपिक है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, फ्री फॉल का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला निकालने के लिए बताया गया, डेरिवेशन पूछा है। कैसे पूछा है सर? ये तो पूछा ही नहीं, डिराइव तो बोला नहीं था भाई। बोला जा रहा है कि आपको प्रूव करना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी, जो ऑब्जेक्ट गिर रही है उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। वो कैसे प्रूव होगा? वो तभी प्रूव होगा जब उसका फॉर्मूला लिखेगा और फॉर्मूला में जी के साथ मास ना हो, तभी तो प्रूव होगी। करेक्ट बात है। तो भाई मान लेते हैं कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है। ठीक है, और मान लीजिए इसका मास है m और ये गिर रहा है ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। करेक्ट है। तो अब अगर हम इसे डिराइव करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू क्या आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला है? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। बड़ा M क्या है? यहाँ पर अर्थ का मास है, छोटा m क्या है? ये मास है जो अर्थ खींच रही है, और आपका r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द मास एंड द अर्थ। ठीक है, वही हो जाएगा एंड द अर्थ, यही होगा। ठीक है, बराबर है। चलो ठीक है, अब हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था? सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि भाई फोर्स जो है ना वो मास इनटू एक्सेलरेशन भी होती है। करेक्ट है। तो सिंस योर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी तो फोर्स ही है, तो उसके बदले में मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं। सही बात। तो मैंने लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां पर किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैं ए के बदले जी लिखूंगा। सो यहां पर F इज इक्वल टू M में बन जाता है M इंटू जी। करेक्ट है। तो mg इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। आप देखो कितने प्यार से ये छोटू m और ये छोटू m कट जाता है। आपके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बन जाता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। तो आप देख सकते हो इस फॉर्मूला में छोटा m है ही नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूला में छोटा m यानी कि मास जो गिर रही है वो है ही नहीं, विच प्रूव्स दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is independent of m। ये लिखोगे तब जाकर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब यही सेम सवाल बच्चों आपको ऐसे भी आ सकता है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या तो बोल सकता है डिराइव द वैल्यू 9.8 और प्रूव दैट g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्रूव करके दिखाना है। तो वहां पर भी आप क्या करोगे? इसको पूरा ड्राइव करने के बाद यहां पर सबकी वैल्यू डाल दोगे। कैपिटल G की वैल्यू 6.67 टू 10 पर -11। ठीक है। M क्या है? मास ऑफ द अर्थ, 6 इंटू 10 पर 30 होगा मेरे ख्याल से, वही होना चाहिए, वो आप देख लेना। R क्या होगा? अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर। ठीक है, आपने वो डाल दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो वो भी हो गया आपका। तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी। अब सिर्फ आपको वैल्यू डालना है, कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों कैलकुलेट क्यों करना? वैल्यू तो पता है ना, 9.8 आएगी फाइनल आंसर। फाइनल आंसर तो 9.8 है, तो कैलकुलेट क्यों करोगे? सिर्फ वैल्यू डालना है। और मोस्ट प्रोबेबली वो जो वैल्यूज होंगे ना, जो डालना है आपको, जो मैंने अभी बताया, वो सवाल में दिए जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपको सिर्फ ये डेरिवेशन दिमाग में रखना है। ठीक है, तो मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ दिस क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, जो आपको फाइनल एग्जामिनेशन में आ सकता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला आपका पार्ट हो चुका है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट क्या कह रहा है? A stone is dropped from a height of 20 meter. Calculate the time taken to reach the ground and its velocity upon impact. बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है
इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ था, छोड़ा जा रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पर इमीडिएटली 0 हो जाएगी। ठीक है, छोड़ा जा रहा है और कितने हाइट से गिर रही है ये गिर रही है आपके ग्राउंड पे 20 मीटर की हाइट पे। ओके, और गिरते वक्त ऑफ कोर्स अर्थ इसे खींच रहा होगा, तो इसके ऊपर होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करेंगे। और क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है तो एक्सेलरेट करेगी, तो ये पॉजिटिव होगा 10। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता तो डी एक्सेलरेट करती है, तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। बढ़िया, अब आपको फाइनल वेलोसिटी यानी कि v निकालनी है। निकाल सकते हैं आराम से, बिल्कुल। कैसे? तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके। हमारा फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और हाइट h। 2as होता है, as एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, s इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहां पे हाइट है, तो h ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे u स्क्वायर तो 0 हो जाता है क्योंकि u 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 इंटू हाइट कितनी है आपकी? हाइट है आपकी 20 मीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हो आराम से v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 10 20 इंटू 20, तो 20 टू 20 का रूट आपको पता है भाई 20 आ गई, तो v बन जाती है 20 मीटर्स पर सेकंड। बात खत्म हो गई। देख रहे हो ना कि कैसे आराम से आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड एक सवाल जो वर्टिकली ऑब्जेक्ट गिर रही है, सीधी जो ऑब्जेक्ट गिर रही होगी, या तो ड्रॉप होगा या तो थ्रो किया जाएगा, ऐसे सवाल आपको जरूर आएंगे आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। आप भाई क्या कहता हूं मैं, आप गिनना शुरू करो तो समझ लो कि पेपर लीक हो रहा है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए, इसके केस हमने दूसरा सवाल कर दिया 5 मार्क्स का, तो मतलब आज हम 5 मार्क के 5 सवाल 25 मार्क के सवाल कर रहे हैं 25 टू 30 मिनट्स के अंदर। मजा आ रहा है आपको? मजा आ रहा है तो भाई बल्ले बल्ले बोलते जाना और वीडियो को लाइक करते जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है सवाल? है आपको डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट विद एग्जांपल्स। कुछ और भी होगा, बी पार्ट भी तो होगा इसमें। हाँ करेक्ट, यस, एक सवाल भी था इसमें। न्यूमेरिकल में कहा गया भाई, चलो मैं आपको न्यूमेरिकल मैं खुद से बता देता हूं। न्यूमेरिकल यही होगा प्रॉब्ली कि, हाँ ठीक है, न्यूमेरिकल में बता देता हूं आपको क्या है। न्यूमेरिकल ये है कि अगर आपका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ 600 है, तो 600 न्यूटन है, तो मून पे कितना होगा, ये आपका न्यूमेरिकल होगा। मेरे को पता है कि मैंने डाला था, पता नहीं क्या हो गया। एनीवेज, तो आपका ये जो पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट विद एग्जांपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम मान लेते हैं कि भाई ये हमारा 3 मार्क का सवाल होगा, तो आपको 3-3 पॉइंट्स लिखने हैं, और ये जो न्यूमेरिकल है आपको 2 मार्क्स के लिए आएंगे। मास और वेट, स्पेशली अर्थ और मून का जो वो न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। जो पहला पार्ट है वो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन अगर मुझे एक 5 मार्क का सवाल बनाना है मास और वेट के ऊपर, तो मैं ऐसे ही करूंगा कि मास और वेट का पहले आपसे डिफरेंशिएशन पूछूंगा, उसके बाद फिर मैं न्यूमेरिकल करूंगा, है ना, ताकि टीचर को लगे कि बच्चे को थियरी भी आता है, न्यूमेरिकल भी आती है ना। तो पहले हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है भाई? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 600, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना होगा? तो हम जानते हैं कि भाई वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज एक्चुअली 1/6 द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। वो चाहते हैं कि आप ये बताओ कि ये वैल्यू आपको पता है कि नहीं। ठीक है, तो 1/6 है, तो बहुत सही बात है। 600 न्यूटन है यहाँ पर, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 न्यूटन, है ना, 600 बार 100 न्यूटन। तो ये आपका 2 मार्क आपको ऐसे दे चल जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट विद एग्जांपल्स। अब मास और वेट के डिफरेंसेस क्या हैं वो तो हम जानते हैं, एक एक करके डिराइव कर लेते हैं। मास क्या होती है? मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेट क्योंकि फोर्स होती है तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आपका मास होता क्या है? द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, है ना, वो उसका डेफिनेशन है और उसको भी लिखना है, अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और वेट क्या होती है? द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच द प्लैनेट इज पुलिंग यू, वो आपका वेट का डेफिनेशन हो गया। तो उन दोनों डेफिनेशंस को भी लिखना है। फिर आप बोलोगे स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आप बोलोगे मास की यूनिट है केजी, वेट की है न्यूटन क्योंकि फोर्स है वो। ठीक है, फिर आप बोलोगे मास जो है वो कांस्टेंट होता है पूरे यूनिवर्स में, लेकिन आपका वेट वेरी करता है। क्यों? वेट का फॉर्मूला होता है W = mg, तो मास तो कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स में, लेकिन g वो तो वेरी करती है सब जगह से, है ना। तो आप ये बोलोगे कि दिस इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज विद g। ठीक है, फिर आखिरी एग्जांपल, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, वो चांद पे, अर्थ पे, सब जगह 10 kg होगा, लेकिन आपका वेट जो है अर्थ पे जितना है उससे 6 गुना कम होगा चांद पे, 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, है ना। तो वो लिखना है। बहुत बढ़िया गाइस, तो इसको याद रखना, ये मास और वेट के डिफरेंसेस हैं। 3 सवाल कर लिए हमने, टोटल 15 मार्क्स के सवाल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग।
टॉपिक कौन कौन से हो गए? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल बहुत इंपॉर्टेंट, मास एंड वेट विद द न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट, और वो रिलेशनशिप वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून बहुत इंपॉर्टेंट। अब चौथा टॉपिक कौन सा आप देख सकते हो? चौथा टॉपिक है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने बताया था इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब इसलिए मैंने ये दोनों सवाल दे दिए हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्टेटेड एज SI यूनिट एंड डायमेंशन, अगेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसके ऊपर मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल दे दिया है, ठीक है। तो आप लोग सब लोग अच्छे से ध्यान से देखो कि इसको कैसे करना होता है। करें, जल्दी से कर ले, चलो आ जाओ भाई साहब। शुरुआत करेंगे पहले सवाल से। अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर की तरफ उछाला जा रहा है, ओके। उछाल रहे हैं तो ऑफकोर्स ये बात है कि भाई उसमें वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, यानी कि u इज इक्वल टू 30 मीटर्स पर सेकंड। इस स्पीड से उछाला जा रहा है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच। आपके इस ऑब्जेक्ट की मान लो मैक्सिमम हाइट h मैक्स है, ठीक है, और इस पॉइंट पे है बॉल आपकी उड़ते उड़ते यहां पर आ गई, ठीक है। लेकिन इस मैक्सिमम हाइट पे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे होता है तो ऑब्जेक्ट रुक जाती है फिर वापस आती है ना, तो मैक्सिमम हाइट पे आपकी वेलोसिटी 0 होगी। एंड ऑफ कोर्स ये बात है, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डी एक्सेलरेट करेगा, इसलिए तो रुक जा रहा है ना। अगर एक्सेलरेट होता तो जाती रहती, डी एक्सेलरेट हो रहा है इसलिए वो रुक रहा है। तो आप यहां पर कंसिडर करोगे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पर कंसिडर कर लेते हैं। अब हमें इसकी बस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसकी निकालनी है वैल्यू? हमें निकालनी है मैक्सिमम हाइट, h मैक्स की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे? वही v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, है ना, आराम से कर सकते हैं हम, क्योंकि यहां पर टाइम नहीं दी गई है तो इसलिए आप सेकंड इक्वेशन मोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तीसरा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g और h मैक्स निकालना है। v स्क्वायर यहां पर 0 है, मैक्सिमम हाइट और वेलोसिटी 0 होती है। h मैक्स क्या हो जाएगा? h मैक्स हो जाएगा माइनस u स्क्वायर, यहां पर माइनस u स्क्वायर बचा था, 2g नीचे आ गया, 2 इंटू जी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस u का स्क्वायर, u क्या है आपका 30, ठीक है। तो 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, ऊपर की तरफ जा रहा है तो -10 बराबर। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, आपके सामने h मैक्स की वैल्यू बराबर अच्छे से आ जाती है। इसमें आप देखोगे 10 एक बार, 10 3 बार, 10 एक बार, 2 15 बार, तो 15 इंटू 3 45 मीटर्स आपकी वैल्यू बन जाएगी। सही जवाब 45 मीटर्स, है ना। तो आप देखोगे 10 कट गया 3 बार, 2 15, हाँ 15 3 45, ठीक है बराबर। तो आपको मैक्सिमम हाइट की वैल्यू ए की पार्ट तो आ चुकी है। अब बी का देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, वो भी बहुत आसान। कैसे? आप इसको आराम से कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है? टाइम ऑफ फ्लाइट होती है जाकर वापस आना, ये होती है टाइम ऑफ फ्लाइट। सिर्फ ऊपर जाना नहीं होता, ठीक है, जाकर वापस आना होता है, उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये भूल मत जाना, बहुत सारे बच्चे सिर्फ ऊपर वाला जवाब निकालकर आ जाते हैं, नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट में ऊपर जाकर वापस आने वाला जो वक्त है वो निकाला जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे? ऊपर जाने वाला वक्त निकालेंगे, फिर नीचे जाने वाला अपने आप आ जाएगा। कैसे? बताता हूं, ध्यान दो, मैं बताता हूं कि कैसे होता है वो। तो ऊपर जाने के लिए कितना वक्त लगेगा और कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? भाई पहले इक्वेशन का इस्तेमाल करो। पहला इक्वेशन क्या कहता है? पहला इक्वेशन कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सही है, इसमें v तो 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब u को यहां लाओ तो क्या बन जाएगा? u को यहां लाओगी तो बन जाएगा माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। सही है, अब a को नीचे ला दो, सो t विल बिकम माइनस यू बाई ए। अब यहां पर a क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g। तो t का फॉर्मूला आ गया आपको, माइनस यू बाई जी। सही है, ठीक है। और सबकी वैल्यू है, बिल्कुल है। u की क्या वैल्यू है? 30 है, और g की क्या वैल्यू है? -10 है। तो माइनस माइनस कट गया। आपको लग रहा होगा सर माइनस कैसे आएगा? टाइम तो पॉजिटिव होगा। ऐसे होगा क्योंकि अगर आपने g नेगेटिव नहीं लिया है तो यहां पर टाइम आपको नेगेटिव आएगी, जो हो नहीं सकता, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स आपकी वैल्यू आ गई। ओके, तो ये टाइम लग रही है ऊपर जाने के लिए, ठीक है, टाइम लग रही है ऊपर जाने के लिए। जितना वक्त आपका ऑब्जेक्ट लेता है ऊपर जाने के लिए, उतना ही वक्त लेता है वापस आने के लिए, ठीक है। तो ऊपर जाने के लिए 3 सेकेंड्स, तो वापस आने के लिए 3 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड्स। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। याद रखना, ऐसे होता है, ठीक है। जितना वक्त ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही वक्त नीचे आने के लिए लगेगा बच्चों। बराबर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, क्या बात। तो आपका पहला पार्ट हो चुका है आपके सवाल का। तो इसमें ही आपको मेरे ख्याल से यार आराम से 3 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। अब 2 मार्क्स कहां से मिलेंगे देखते हैं एक बार। What is the significance of the gravitational constant? Gravitational constant तो g होती है
उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसका सिग्निफिकेंस यही है कि पूरे यूनिवर्स में वो कांस्टेंट होती है और उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। आप पूरे यूनिवर्स में इसको इस्तेमाल करके ग्रेविटेशन फोर्स निकाल सकते हो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, यही सिग्निफिकेंस है। दूसरा, स्टेट इज एसआई यूनिट एंड डायमेंशंस। भाई यूनिट आपका है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डायमेंशंस क्लास 11th के लिए है, 9th में नहीं आता है, सो डोंट वरी, ठीक है। तो यूनिट आपका है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बराबर। तो ये पूरे 2 मार्क्स आपको मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे पीपल। एक्साइटेड? मजा आया अब तक? भाई मेरे को तो बहुत मजा आया। आई रियली होप कि यू गाइस आर आल्सो किलिंग इट। और आप वीडियो को पॉज करके खुद ब खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो बुड़बको? तो उसमें तो मजा आता है, ठीक है। आखिरी सवाल, और इसमें मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, होमवर्क भी दूंगा मैं आपको। पहला पार्ट कर लेते हैं जल्दी से। और ये टॉपिक कहां से एक बार देख लीजिए। Why does a body weigh less in water than in air? Explain using Archimedes principle। आप समझ चुके हो कि भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बायंसी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर मैंने अभी ये सवाल उठा दिया है। Why does a body weigh less in water than in air? Explain using Archimedes principle। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप जब ये सवाल देखते हो तो सबसे पहले आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट करना होता है। इसलिए ये सवाल जो पहला है वो 3 मार्क का है। पहले आप स्टेट करिए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। Archimedes principle states that when an object is partially or fully immersed inside the water, it experiences an upward force. It experiences a force in the upward direction. ठीक है? And the value of that upward force is actually equal to the amount of water displaced by that object. हिंदी में वार्तालाप करेंगे तो समझाता हूं मैं आपको। जब एक ऑब्जेक्ट को आप, जैसे आप ग्लास में पानी भरी हुई है, आपने उसमें उंगली डाला तो क्या होगा? कुछ पानी बाहर आएगी, ठीक है। और जब उंगली डालते हो तो आपको लगेगा कि भाई पानी आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है, फोर्स डाल रही है ना। तो फोर्स कितनी की है? जितना पानी आपने डिस्प्लेस किया उसका वेट निकालोगे ना, उतनी ही फोर्स लग रही है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया, ठीक है। तो वही आप एक्सप्लेन करते हुए फिर यहां पर बताओगे। तो जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाला, ठीक है, जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाला, पानी उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, ठीक है। मान लो इस ऑब्जेक्ट का वेट है, और वेट तो हमेशा नीचे की तरफ है, वेट है मान लो 20 न्यूटन। पानी अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो अपवर्ड फोर्स कितने का है? मान लो बाइंड फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स है उसको हम बाइंड फोर्स कहते हैं। बाइंड फोर्स की वैल्यू मान लो 5 न्यूटन की वैल्यू है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स कितना हुआ भाई? नेट फोर्स होती है ऊपर की तरफ कितना है भाई? ऊपर की तरफ 5 न्यूटन है, और नीचे की तरफ कितना है आपका? नीचे की तरफ 20 न्यूटन। तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? -15 न्यूटन नीचे की तरफ, है ना। -15 न्यूटन नीचे की तरफ आपके ऊपर एक नेट फोर्स लगा हुआ है। सही बात है। पहले कितना था? पहले उसके ऊपर 20 न्यूटन का नेट फोर्स था नीचे की तरफ, क्योंकि उसको उस वक्त जब वो पानी के अंदर नहीं था, बाहर था, तो उसके ऊपर तो कोई बाइंड फोर्स नहीं थी। तो इसलिए उसके ऊपर फोर्स कितना था? अर्थ का फोर्स था भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको 20 न्यूटन की फोर्स से नीचे खींच रहा है। जैसे मैं पानी में चला जाता हूं, मेरे ऊपर पानी भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है 5 न्यूटन की। तो नेट फोर्स मेरे ऊपर कितना हो गया? 20 नीचे, 5 ऊपर, 15 न्यूटन। तो 5 न्यूटन में हल्का हो गया। इसी वजह से जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो अपने आप को हल्का महसूस करते हो। समझ गए? तो ऐसे प्रूव करना होता है इसको, पहले पार्ट को। 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, 2 मार्क्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए, 1 मार्क आपको इसके लिए, ठीक है। अब आखिरी जो सवाल है, इसका टॉपिक मैं चाहता हूं कि आप एक बार ध्यान से देखें, समझें, और मुझे कमेंट सेक्शन में स्पैम करके बताएं कि इसका जवाब क्या है। The radius of a planet is twice that of Earth, but its mass is the same. ठीक है? What will be the acceleration due to gravity on the planet in terms of g? सोचो समझो और बताओ, ठीक है। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपको यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से भी आ सकते हैं कि मास को डबल कर दिया, रेडियस को आधा कर दिया 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो क्या होगा। तो वो वर्ड प्रॉब्लम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे एक सिमिलर थोड़ा सा हार्ड लेवल सुपर हॉट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है यहां पर। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और जवाब मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में स्पैम करिए। ये आपका आज का होमवर्क है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो बच्चे सही जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले, नेक्स्ट सेशन में उनका नाम और पिक्चर के साथ मैं यहां पर फोटो लगाऊंगा हमारे नेक्स्ट सेशन। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग 5 का पंच सीरीज इतना ज्यादा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही अगर आपको 3 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क के भी सेशन चाहिए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन अगेन। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। पूरे सेशन के नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बल्ले बल्ले बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल मीट द नेक्स्ट टाइम, दिस इज अभिषेक एंड आप लोग फोड़ते रहना। पीस।